राजीव गुप्ता जी, जैसा कि दिलीप जी कह रहे थे कि बीजेपी इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही, और शायद लोगों को अनुमान भी था कि उसको गंभीरता से नहीं लेगी, वो अपने सांसद को ही बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन शुरुआत में लग रहा था कि वो इस चीज को जस्टिफाई नहीं करेगी, क्योंकि जो पूरी दुनिया को खुलेआम दिख रहा है कि उनका सांसद गाली दे रहा है और बहुत भद्दे तरीके से दे रहा है, उसको बीजेपी जस्टिफाई करेगी, इसकी कल्पना आज से 4 दिन 3 दिन पहले नहीं थी। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद न केवल उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उल्टे इस सबके लिए जिम्मेदार दानिश अली को बता रहे हैं, वो कुछ बहुत कुछ कहता है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को भी अपने तरीके से माइलेज लेने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या वास्तव में इस देश के लोग इस तरह की घटनाओं को अनदेखा करके भारतीय जनता पार्टी की इमेज में कोई चार चांद लगाने जा रहे हैं? आखिर भारतीय जनता पार्टी किस जनमानस से उम्मीद कर रही है कि जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने भरी संसद में गालियां बकी हैं, उसकी तारीफ करके या उसका बचाव करके भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उसको लोग पसंद करेंगे? आपको क्या लगता है, वो लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप ही कुछ सांसद बचाव में आ गए हैं? ब्रजेश जी, ये एक बहुत खतरनाक दौर की तरफ इशारा कर रहा है। 2014 से घृणा की राजनीति शुरू हुई। हालांकि शुरुआत तो उसकी भाजपा की स्थापना के साथ ही हो गई थी कि घृणा की राजनीति क्या होती है, और घृणा की राजनीति का एक अपना लक्ष्य था कि देश के अंदर किस तरह से सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की जड़ों को मजबूती दी जाए। ये भाजपा का एक लक्ष्य रहा है। अब अभी मैं सुन रहा था दिलीप जी को, जब घृणा की राजनीति होती है और उसे आपको मजबूती देनी है तो शारीरिक हिंसा, शाब्दिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, हर तरह की हिंसा जायज हो जाती है उस दल के लिए। मैं वो आपको उदाहरण कुछ याद दिलाऊं। जब एक एमपी को इस आधार पर काफी आलोचना का शिकार होना पड़ा था कि भाई उन्होंने आतंकवाद के साथ अपने आप को जोड़ा था, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा। गांधी की हत्या का जो नाटकीकरण हुआ था और जो दोहराया गया था, तब से लग रहा था कि ये हिंसा धीरे धीरे पनप रही है। और अभी उदाहरण दे रहे थे कि आप गोली मारो के नारे आ रहे थे, या फिर जिस तरह की भद्दी भाषा इस्तेमाल हो रही थी लगातार उच्चस्थ पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ से लेकर के और नीचे तक के लोगों के बीच में जो भाषा का एक दौर चल रहा था, उससे इस बात का आपको संकेत मिल जाना चाहिए कि भारतवर्ष के अंदर भाजपा लोकतांत्रिक राजनीति को खत्म करने के लिए घृणा की राजनीति को किसी भी स्तर तक पहुंचा सकती है। उनके लिए कोई ये मतलब सवाल नहीं है कि वो देश में कोई एकजुटता चाहते हैं, वो कोई देश का विकास चाहते हैं, ये भी उनकी अपनी इच्छा नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि हम अपने दौर के अंदर एक मत को, जिसको कि वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं, उस हिंदू राष्ट्र की स्थापना को वो सफलता की तरफ ले जाएं। ये उनका अपना एकमात्र लक्ष्य है। और इसलिए जब दानिश अली के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ था तो उस वक्त ही कम से कम मेरे दिमाग में तो ये था कि भाजपा इस पर कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उनको आपने देखा होगा सूत्रों के हवाले से ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि अगर इसकी पुनरावृत्ति होगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि इस भाषा की पुनरावृत्ति हो और तब कड़ी कार्रवाई हो। वो कड़ी कार्रवाई क्या होगी? आप इसके पहले बहुत छोटे छोटे सवालों पर संसद सदस्यों को लोकसभा से सस्पेंड कर चुके हैं एक बड़े लंबे समय के लिए। आपने सस्पेंशन की बात ही नहीं सोची। आप केवल एक पत्र भर दे रहे हैं अपने एमपी को और पूछ रहे हैं कि आप 15 दिन के अंदर जवाब दें कि इस पर क्या कार्रवाई की जाए, और वो
जवाब जो दे रहे हैं वो पता नहीं किस प्रकार का जवाब है। ये लोकतंत्र की समाप्ति का संकेत है। और ये जो संसद है, अब इस संसद के अंदर यही सब कुछ होगा, यही सब कुछ होगा। आप जिस तरह से धर्म को एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, हिंदुत्व के एजेंडे को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से स्थापित की जाने की कोशिश की जा रही है। कभी ये कहा जा रहा है कि सनातन के ऊपर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया गया और उस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करके आप साउथ के अंदर कई तरह के केसेस को आप लेकर के आ रहे हैं और उस पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं कि हमको इसका सर चाहिए, इसकी जबान काट देनी चाहिए। धर्म संसदों के अंदर जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ, विशेषतः मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से घृणा की संस्कृति को स्थापित किया जा रहा है, जिस तरह से विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक दंगों के अंदर जो नारे लगाए जा रहे हैं, ऐसा लगने लगा है कि सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए हिंदू धर्म से संबंधित जो बिखरा हुआ और जो दिशाहीन युवा है और बाकी लोग हैं, इनको इस प्रकार की भाषा के माध्यम से एकजुट कर लिया जाए, इसे आक्रामक बना दिया जाए। जितना अधिक आप आक्रामक बना देंगे उतना अधिक भय महसूस होगा। वो भय देश के अंदर हो सकता है, वो आपके अपने पड़ोस में हो सकता है, वो संसद के अंदर हो सकता है। अभी तो ये शुरुआत पर है, अभी तो आप आगे देखिए क्या है। हमारे साथी बता रहे थे ना कि किसानों को कुचलने के बाद क्या हुआ, या उत्तर प्रदेश के अंदर जिस इंस्पेक्टर को मारा गया था, उस इंस्पेक्टर को मारे जाने के बाद क्या हुआ। आप ये भी एक बार अंदाज लगा लीजिए कि आप किनको आरोपों के घेरे में ले रहे हैं। आरोप सिद्ध नहीं हुए, आरोपों के घेरे में ले रहे हैं और घेरे में लेने के बाद में उनकी और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति को खत्म किया जा रहा है। बुलडोजर क्या आपको एक गाली नहीं लगता? बुलडोजर की जो भाषा है वह भाषा क्या लोकतंत्र के अंदर है? वह भाषा दर्शाती है कि हमने न्यायपालिका को दरकिनार कर दिया, हमने इस प्रकार की भाषा को इस्तेमाल करके शिष्टता को नकार दिया, हमने पुरुष सत्तात्मकता के नए पहलुओं की बात की है। पहले पुरुष सत्ता केवल महिलाओं को गालियां देती थी, महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न करती थी, लेकिन इस पुरुष सत्ता का एक विस्तार कर दिया गया और उस विस्तार में अल्पसंख्यकों को गाली देना, उनको मारपीट करना, उनकी मॉब लिंचिंग करना, उनकी महिलाओं के ऊपर तरह तरह के ऐसे रिमार्क करना जिन रिमार्क को सुनकर के आप शर्म से झुक जाएं, लेकिन उनको शर्म नहीं आती है, क्योंकि वो अब मान चुके हैं कि ये सब कुछ हम कर चुके हैं। हमने एक हिंदू जो समुदाय है, उस हिंदू समुदाय के एक हिस्से को जो कि आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है या उनके साथ सहानुभूति रखता है, हमने उसको पूरी तरह से आक्रामक कर दिया है, हमने उसे पूरी तरह से संकीर्णतावादी कर दिया है, उसको हर प्रकार की शिष्टता उसके सामने खत्म कर दिया है। और इसलिए इस देश के अंदर अब अगर कोई विकास है तो वह विकास केवल हिंदू राष्ट्र की संभावित स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा वो मान बैठे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जिस तरह की प्रतिक्रिया आम जनता के बीच में हुई है, आम जनता के बीच में जो प्रतिक्रिया हुई है, आम जनता इस बात को महसूस करने लगी है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। हमने तो मतलब इनका एकमात्र लक्ष्य बता दूं विजेंद्र जी, मेरे पता नहीं मेरे सारे दोस्त इस बात को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, स्वाधीनता संग्राम के सारे मूल्यों को भुला दो और एक नए प्रकार के भारत की रचना कर दो, जिसमें केवल संकीर्णता हो, जिसमें केवल घृणा हो, जिसके अंदर पोलराइज्ड पॉलिटिक्स हो और उस पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के द्वारा विकास का एक ऐसा असंतुलित स्वरूप आ जाए जहां कुछ लोग कहें कि हाँ देखो कितना अच्छा विकास हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की अधिकांश जनता, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, महिला, बच्चे, उनको हाशिए पर धकेलते चले जाएं। ये विकास की हिंदुत्ववादी जो परिभाषा और जो व्याख्या की जा रही है और जिसको ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का और 2024 का चुनाव, वो इनके लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि अब हम समझ गए हैं और अब हम समझाने में लोगों को इस बात में सफल भी हो रहे हैं कि ये भाषा इस देश की भाषा नहीं है, ये स्वाधीनता संघर्ष की भाषा नहीं है, ये शिष्टता की भाषा नहीं है। और इस तरह के पक्ष को हिंदुस्तान की जनता
जो कामगारों की संस्था है, जो जनता है, जो काम करती है, जो मजदूरी करती है, जो खेतों में काम करती है, वो इन चीजों को स्वीकार नहीं करेगी। इन्होंने दाव चला है, लेकिन ये सही मानिएगा कि ये दाव ना चाहे वो भाषा का हो, चाहे शारीरिक हिंसा का हो, इनके लिए उल्टा पड़ने वाला है। हाँ, एक बात जरूर है, हम इसका जवाब इनको अहिंसा से देंगे। इन्होंने इंडिया को जो आपने कहा कि भाई इसकी 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 भाषा ही बदल दी आपने। इंडिया का ऐसा शब्द आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिसकी कल्पना हम भारत के प्रधानमंत्री से नहीं करते थे, और आपको लगा कि इंडिया शब्द तो इतना पॉपुलर है, तो आपने भारत जैसी स्थापना को आगे ला करके इंडिया को नकारना शुरू कर दिया। ये सब लोग समझ चुके हैं, और इनको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि जनता की नब्ज कैसी है, और आने वाला जो चुनाव है वो इनको बता देगा कि जनता क्या सोचने लगी है। जी राजीव जी, समय बहुत कम है। मैं इस पूरे प्रकरण को ना शुरुआत के दौर से देखूं, 2014 के बाद सबसे बड़ा अगर कोई झटका लगा है भारतवर्ष को, तो वो है गुट निरपेक्षता की नीति की तबाही। जब आपने गुट निरपेक्षता की नीति को छोड़ दिया पूरी तरह से, और आप वेस्ट के साथ में, विशेष रूप से उन देशों के साथ जो अपने कारोबारी रिश्ते और सैन्य जो उत्पाद है, उस सैन्य उत्पाद से जुड़े हुए रिश्तों को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, उनको लगा कि भारत इसके लिए बहुत अच्छा मार्केट है, और उनको धीरे 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 वो भारत के नजदीक आते चले गए। और उसका जो खामियाजा है वो हमें आज कनाडा के रूप में देखने को मिल रहा है। मतलब आपने सही कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री इतनी बार स्टेटमेंट दे चुके, हमारे प्रधानमंत्री इस पर कोई स्टेटमेंट ही नहीं दे रहे, वो चुप हैं। इसका कहीं ना कहीं कोई संकेत जाता है कि भाई आखिर ये मुद्दा है क्या। इस मुद्दे पर जिस तरह से पश्चिम का मीडिया भारतवर्ष को घेर रहा है, और एक स्टेटमेंट हर देश दे रहा है, वो 5 आईज वाले भी दे रहे हैं कि भाई भारतवर्ष को इसके अंदर अपना जो एक जो सहयोग है वो सहयोग करना चाहिए इस पूरी की पूरी प्रकरण के पीछे कि आखिर क्या हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि भारत की कूटनीति की, भारत की विदेश नीति की ये बहुत बड़ी पराजय है। अब देखना ये होगा कि क्या भारत की वर्तमान राजसत्ता इस कूटनीति को और अपनी इस विदेश नीति को कोई नई शेप दे सकती है। हाँ, इतना जो आपने कहा वो सही है कि जो G20 का मामला था, और G20 में हम जो एक विश्व और जो एक परिवार का जो नारा दे करके चल रहे थे, वो बिखर गया, और वह बिखराव आने वाले समय में भारत की विदेश नीति को पूरी तरह से नकारात्मक ढंग से प्रभावित करेगा।